आइए अब आपको FIA लाहौर लिए चलते हैं, जहां गैर कानूनी हिजरत करवाने वाले इंसानी स्मगलर्स ज़ेरे हिरासत हैं और आजकल उन पर तफ्तीश जारी है। इनसे मिलिए, ये हैं खारियां के जावेद इकबाल अमराह। ये साहब एक नामी ग्रामी इंसानी स्मगलर हैं। सन 2001 में यूनान की समंदरी हदूद में 100 गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की लॉन्च की तबाही और 54 स्मगल शुदा अफराद का तुर्की से डिपोर्ट होना और इस तरह के कई इल्ज़ामात इन साहब पर आयद हैं। लेकिन ये क्या फरमाते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। ये हमारा सियासी मसला है, ये FIA का ज़ाती मसला नहीं है। FIA की सिर्फ जो है वो आड़ ली गई है, उनका सहारा लिया गया है। अगर एक जुर्म है तो उसको अपने आप को मुजरम समझना चाहिए। सज़ा देने वाला तो अल्लाह बैठा है, ये ना तो डिपार्टमेंट सज़ा देगा ना कोई और बंदा है। कम अज़ कम उसके जो फैमिली है उसका मैं मुजरम हूँ, उसके अल्लाह के हाँ मैं मुजरम हूँ। मैं तो उसको अपने आप को नहीं ये समझता कि मैं मुजरम नहीं। अगर कहीं ऐसी स्पोर्ट मैं करूँ कि जिसमें एक जान चली जाए, उसमें तो माफ़ी नहीं है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, इंसानी स्मगलर जावेद इकबाल ने FIA की तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए सियासी पनाह लेना चाहिए, लेकिन इनके तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर इनके बारे में कुछ यूँ गोया होते हैं। इसके ख़िलाफ़ अब तक जो केस हैं ये अपने इस माफिया में नामी ग्रामी आदमी है और ये कई मुल्कों का मतलूब भी था। अब इसने गिरफ़्तार हुआ है और इंशाल्लाह जो बाकी लोग हैं रेड बुक में और भी लोग हैं ये इसके उनको भी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश हैं, जिनमें अक्सरियत लोग जो हैं वो बाहर हैं और इंशाल्लाह जब भी आएंगे कि पीछे लगे हुए हैं। 50 केस जो हैं ये गुजरांवाले में हैं, जो इनके वो हर केस में डिपोटियों की तादाद मुख्तलिफ है। किसी में 20 डिपोटी हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में तो ये इस हिसाब से इनके ख़िलाफ़ केस हैं। जावेद के मेरे पास 3 केस हैं जो मुझे उन्होंने असाइन किए हैं, उसमें मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। रिमांड ये पहले 14 दिन का रिमांड पासपोर्ट सेल गुजरांवाला इन्होंने गुजारा है। जेल से कल हमें कस्टडी ट्रांसफ़र करा कर लाएँ। एजेंट के रूप में छुपे हुए ये इंसानियत के दुश्मन अक्सर औकात सरकारी एहलकारों को भी भारी रिश्वत की ऑफ़र करते हैं। नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, क्योंकि ये एक जहाद है। ये इंसानियत के जो मज़ालिम हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जहाद है, तो इसमें तो कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसमें तो अगर उसको बेगुनाह है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके खिलाफ सबूत है और हर चीज़ है तो फिर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो फेस करेगा, ट्रायल फेस करेगा। गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग के माहिर खारियां के जावेद इकबाल से आप मिलें। आइए अब आपकी मुलाकात एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट से करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि हिजरत और इमिग्रेशन के कारोबार में क्या फ़र्क है। जहाँ तक स्मगलिंग के तल्लुक़ है वो तो सारी दुनिया में लोग करते हैं। वो अलग लोग हैं जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं, सामान स्मगल करते हैं। हम जिन लोगों के साथ डील करते हैं वो लोग वो हैं कि जो काम के सिलसिले में यहाँ मुल्क से बाहर जाते हैं, वर्क के सिलसिले में बाहर जाते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें वर्क वीज़ा अरेंज करना पड़ता है। इसलिए कि मेरे पास लाइसेंस है, जो आदमी मुझे मेरे पास आता है और जो वीज़ा मेरे पास आता है उसके हिसाब से मैं बंदे को अरेंज करके इंसानी स्मगलिंग एक घिनौना जुर्म है, लेकिन जावेद इकबाल इस कारोबार की तारीफ़ कुछ अपने अंदाज में ही करते हैं। मैं तो इसको इंसानी स्मगलिंग नहीं कहूँगा, क्योंकि इंसानी स्मगलिंग वो होती है जो किसी के नुकसान में हो। ये इंसानी स्मगलिंग नहीं है। हिजरत तो मेरा ख्याल है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से जारी है और ये आइंदा भी जारी रहेगी। अब इस दौर में तो ईरान भी हमें वीज़ा नहीं दे रहा, यूरोप क्या देगा, चाइना नहीं दे रहा, कोई मुल्क भी। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अभी हमारे लिए एंट्री बंद हो गया है। कुछ हमारे भी कारनामे हैं, जो कुछ लोग गए हैं ऐसे क्रिमिनल, उन्होंने जाके ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल बंद हुआ है। पूरी ये गैंग पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक एक गैंग है, हर बॉर्डर में इनका बंदा खड़ा है। और इसलिए हमें हमारे एयरपोर्ट्स पे हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी ना माफ़ करें और ख़ुसूसन एजेंट को तो छोड़ ही नहीं। यह है शेखुपुरा का गांव अज्जियांवाला। इस इलाके के नासिर दिलशाद को भी बैरून मुमालिक सेटल होने का शौक था। ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर गैर कानूनी तौर पर पैदल यूनान जा रहे थे। सर वो एजेंट इधर आया, हमसे बातचीत की और मैंने ये पूछा था कि आप किस तरीके से जाते हैं, वो बॉर्डर के करीब पुलिस वगैरह और फौज वगैरह नहीं पकड़ती। उन्होंने कहा कि जिन फौज ने आपको पकड़ना है वो फौज अपनी गाड़ियों में उठाकर आपको बॉर्डर क्रॉस कराएगी। अच्छा, 20 बार में मुतमिन हो गया। हमने कहा कि हो सकता है जिसकी बात ठीक हो। हम पैसे तय किए 4.5 लाख रुपया। आगे गया ईरान के फौजी बैठे हुए थे उधर इधर, वो देख रहे थे, उन्होंने खुद हमें बॉर्डर क्रॉस कराया है। यूनान तो ये बजरिया एजेंट पहुंच गए, लेकिन इन्हें मंजिल की बजाय ठोकरें मिली।
जिन्होंने हम चलते रहे, मेरे जूते टूट गए थे वहाँ। मेरे एजेंट से कहा जूते टूट गए, उन्होंने कहा आप इधर भी रहोगे मरना है, आगे भी जाओगे मरना है, चलो दूसरे चल रहे हैं इधर, हम आपको छोड़ के कहें हमारी गेम का नुकसान होगा, 3 करोड़ की गेम है। मैंने कहा छोड़ दें मुझे, मेहरबानी आपको। उन्होंने कहा नहीं आप चलें। चलते रहे, पैर ख़राब हो गए। वो एजेंट राजा सना था उधर जो यूनान वाला था, उधर मुझे सड़क पर फुटपाथ पे फेंक दिया। सारा रात बर्फ़ में पड़ा रहा मैं। वक्त गुजरता गया, 22 दिन के लिए उन्होंने इलाज किया, लेकिन पैर ठीक ना हो सके, उन्होंने पाँव काट दिए गए। फिर सर जाते इसलिए हैं कि इससे रोज़गार नहीं इधर मिलता। एक आदमी BSc करता है, MSc करता है, डिग्रियाँ लेता है, अगर वो गरीब है उसके साथ कोर्स और आदमी करता है, पेपर और आदमी देता है, जिसके पैसे ज़्यादा है, रिश्वत जिसके पास ज़्यादा है, जिसकी सफारी ज़्यादा है, सीट उसको मिल जाती है, बैजमेंट उसको मिल जाती है। हमारा बेटा है, इसके पाँव नहीं है। जब हम इनको देखते हैं ना तो बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो उन लोगों को जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं, एजेंट्स जो है, वो उनको पकड़े और ये हाल उनका बना दे कि आने वाली नस्लें जो उनकी हैं वो ये ना समझें कि हमने ये नहीं करना है। उनके ख्याल में ये है कि हमें पैसा मिलना चाहिए, जिस हाल में भी मिलना चाहिए पैसा मिलना चाहिए, चाहे ज़िंदगी इंसान की बचे या ना बचे। इंसानियत की कदर नहीं वो करते हैं, वो पैसा चाहिए उन्हें। अजियांवाला के माजूर हो जाने वाले नौजवान की कहानी हमने सुनी। आइए अब तहसील फालिया और ज़िला मंडी बहाउद्दीन के गांव धरेका कलां चलते हैं, जहां गैर कानूनी तारिक वतन नौजवान जमाल का ख़ानदान सिसकियां ले रहा है। हम तो कन्विंस नहीं हुए, वो बच्चा था वो हो गया। वो उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो गए हैं। जब वो मिसाल से देखो ना, वो फलां बच्चा मैंने लेकर गया हूँ, वो 5 साल से उधर रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है। तो जब इससे बातें होते हैं ना, वो सबज बात खाने वाली बात है ना। वरना अपनी ज़मीन है, अपना ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर बेच दिया, वो भी लग गया। गवर्नमेंट से कर्जा लिया, वो भी लग गया। उससे फिर बात हुई, उसने फिर बताया कि वो इस तरह हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। पहले हम एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट का नतीजा क्या निकला, वो कुछ भी ना, बाद में कुछ मुद्दत के बाद में कहा कि उसमें बच्चे थे, वो बाकी लाशें मिली हैं, कोई ज़ाया हो गए हैं, कुछ मिले ही नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ बातें बताया। फिर हमने बताया कि आपके जो बच्चे हैं ना वो ज़ख्मी हैं दोनों, ये हमारा भी और ये गरोए वाला भी बच्चा भी। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद हमें पता चला कि वो ज़ख्मी भी नहीं है, वो उनका पता ही कोई नहीं है। बाद में जब हमने उनको लोगों से कहकर इलाके के मुअज्जिन साथ लेकर के हम जाते रहे, जब उनको मजबूर किया तो उन्होंने कहा कि उनकी लाशें जो मैं ले आऊँगा, आप मुझे ख़र्चा दें। अभी आप अंदाज़ा करें ख़ानदान पे क्या बीती होगी, जिसका बेटा उसके हाथों में लाश आ जाए, उसका क्या होगा। अभी हमारे हाथों में उसका एक जवान बेटे की लाश आई है, हम तो उसको देख भी नहीं सकते थे, बर्दाश्त नहीं होती थी। हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत से क्या कहें, हुकूमत भी उसी की मदद करेगी, हमारी मदद नहीं सुनेगी। क्योंकि जो हुकूमत की मशीनी है उनको वो पैसे दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। फिर बहुत ज़्यादा लोग मर कर आ रहे हैं, बहुत ज़ाया हो रहे हैं, जिनमें ये हमारा बच्चा भी शामिल है। उसके साथ थे ना लोग, उन्होंने ये बताया कि ये जो लोग हैं, हम एक जगह पे बंद थे कमरे में, बर्फ़ की ठंड की वजह से ये बच्चे जो होते हैं।